हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का छठा टॉपिक है। हमारे 5 टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर से, और आप उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट की है, आप उनका भी आनंद उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, ये बेस्ड होता है रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन प्रिंसिपल के ऊपर। और रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल ट्रांसफर। अब ये चीज हम हमारी अर्लियर क्लासेस में भी हम देख चुके हैं। जब हम 11th-12th में थे तो हमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था। उसमें हमने पढ़ा था 3 तरह की थ्योरी उसमें बताई गई थी, या तो हाइड्रोजन का हटना, या ऑक्सीजन का जुड़ना, या दोनों एक साथ होना। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। अब ये बना 2 शब्दों से मिलके है, जैसे कि रेड रेड बना रिडक्शन से, और ऑक्स बना ऑक्सीडेशन से। तो दोस्तों, आप एग्जाम्पल में देखेंगे, हमने एस्कॉर्बिक एसिड को एक आयोडीन रिड्यूसिंग आयोडीन जिसको हम कहते हैं, उसके साथ इसका रिएक्शन करवाया, और हमें प्रोडक्ट मिला डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि जो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है, इसने 2 हाइड्रोजन का लॉस किया, यानी कि इसके हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो गए। तो इस तरह से हमारे एस्कॉर्बिक एसिड का जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया, और जो हमारा आयोडीन था उसका रिडक्शन हो गया। सेम इसी तरह से हमारा जो एग्जांपल बी है, इसके अंदर हमारे हाइड्रोजन जो है वो भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, और जो हमारा क्लोरीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इसके अंदर देखने को हमें मिलती है। अब दोस्तों, कुछ ऑक्सीडेशन के बारे में और रिडक्शन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें काफी समय हो गया उसको समझे हुए। तो पहले जो थ्योरी थी, ओल्ड थ्योरी, उसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन है उसको माना जाता था जैसे कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो एलिमेंट हमारा ऑक्सीडेशन कराता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं या रिडक्टेंट कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में आप देख रहे होंगे 4Fe+3O2, ये जब रिएक्ट करते हैं तो 2FeO2O3, ये हमारा जो है प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। इसी तरह से सेम जो हमारा रिडक्शन है वो इसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जुड़ते हैं, इसमें गेन होते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इसको जो है हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। जैसे कि आयरन 3 ऑक्साइड के अंदर हम देख रहे हैं आयरन ऑक्साइड, तो इसमें Fe2O3 है। इसमें ऑक्सीजन के जो 3 एटम है वो 3CO2 के साथ रिएक्ट करते हुए और 3CO2 बन जाते हैं, और हमारे जो आयरन ऑक्साइड है उसमें से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज रिडक्शन हुआ, और वो ऑक्सीडाइजेशन इसका हो गया। इसी में नीचे जो दूसरा एग्जांपल है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो रिडक्शन हो रहा है। इसमें से जो हमारे 8 ऑक्सीजन हैं, उन 8 ऑक्सीजन में से 4 ऑक्सीजन हमारे जो है वो निकल गए, और प्रोडक्ट के तौर पे हमें मिला K2SO4। तो दोस्तों, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात थी। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वो जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो खुद का ऑक्सीडेशन करा लेते हैं, और जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का रिडक्शन करवाते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं
रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बोले जाते हैं। अब दोस्तों इसमें कुछ जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा था हमारी अर्लियर क्लासेस में। तो रेडॉक्स हाफ रिएक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसमें साइमल्टेनियसली यानी कि बराबर में दो रिएक्शन चलती है, एक ऑक्सीडेशन की और एक रिडक्शन की, क्योंकि इसमें एक जो स्पीसी होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरा उसमें उसको लॉस करता है। तो आप देखेंगे एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने लिया है Zn+CO2 को। अब इसमें आप देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारे Zn का, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और हमारा जो कॉपर है वो रिडक्शन कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के ट्रांसफर के तौर पे अगर इसको देखें रेडॉक्स रिएक्शन को, तो इसमें जो हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और क्लोरीन हमारा दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो दोस्तों जब कोई स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और जब कोई स्पीसी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। अब आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूं ये किस तरह से होता है। देखिए जैसे हमारा Na है, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको देने में कंफर्टेबल होता है, और Cl जो होता है, Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए डेफिशिएंट होता है, यानी कि ये रिच होता है और ये डेफिशिएंट होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को दे देता है। जब ये दे देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, और इसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसलिए इसके ऊपर एक माइनस चार्ज हम लगा देते हैं। तो हमने दोस्तों देखा जो प्रोटॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा, उसकी वजह से हमारे स्पीसी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। अब ऑक्सीजन का जो रोल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर होता है। जब भी किसी स्पीसी के साथ वो अटैच होता है तो उसका वो ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे 2Mg+O2 है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम के साथ अटैच हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर हम बात करें, तो जो कोई स्पीसी गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। जैसे कि किसी के ऊपर 2 रुपए उधार हो और वो 2 रुपए और ले ले तो उसके ऊपर 4 उधार हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी वाला टर्म है, उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीसी होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। यानी कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, शेयर कर देगा, ट्रांसफर कर देगा अपना, तो वो अपना जो नेगेटिविटी है उसको कम कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन था उसको हमने ब्रीफ में आपको बताया किस तरह से होता है, आपका एक रिकॉल हो गया ये। अब आगे हम देखते हैं हमारा जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसके बारे में। मेन जो हमारा एम है, तो इसमें सबसे पहले हम टाइट्रेंट को लेते हैं। तो दोस्तों टाइट्रेंट क्या होता है, किस तरह से लिया जाता है, इसके बारे में हमने आपको पहले के वीडियोस में काफी बार बता दिया है, इसलिए हम इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और इसमें टाइट्रेंट के तौर पर मेनली हम ज्यादातर यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, सोडियम थायोसल्फेट को या आयोडीन को। इसके बाद एनालाइट जो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा अननोन सैंपल। तो ये हमें टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, और जब टाइट्रेशन स्टार्ट होती है और टाइट्रेंट जब इसमें आके ड्रॉप वाइज इसमें गिरता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होता है, और जब इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर इसके एनालाइट जो सॉल्यूशन होता है उसमें कलर चेंज देखने को मिलता है, जो कि हमारा एक एंड पॉइंट होता है जिससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं।
अब इसके बाद कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं। तो दोस्तों ये टाइप ऑफ इंडिकेटर्स हैं, इनको आपको याद करना होगा। और ये जो होते हैं ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इनके टाइम पर ये अपना अलग अलग कलर शो करते हैं। इनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इंडिकेटर है, और मेटल कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर है, रेडॉक्स एक्टिव डाई है, फोर्थ है वो पीएच इंडिकेटर है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब इसमें पीएच का लेवल कम होता है, यानी कि जब ये एसिडिक होता है, तो ये कलर दिखाता है कलरलेस। और जब ये पीएच जिसका ज्यादा होता है, तो इसमें इसका कलर हो जाता है पिंक। इसके बाद दोस्तों सेल्फ इंडिकेटिंग रेडॉक्स रिएजेंट जो होते हैं, ये काम करते हैं इंडिकेटर्स का भी और टाइटेंट का भी। तो इनका जो है 2 in 1 काम रहता है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और एनालाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हमारा जो एनालाइट सॉल्यूशन होता है वो अपना कलर चेंज दिखा देता है। और इसमें लास्ट जो है वो है एक्सटर्नल रेडॉक्स इंडिकेटर। तो ये थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि इसमें से जो एनालाइट है उसको बार बार हमें लेकर और हमारा जो इंडिकेटर है उसमें डालना होता है। इंडिकेटर को कभी भी एनालाइट में नहीं मिलाया जाता, और इसकी वजह से ये थोड़ा हमें टिपिकल और मुश्किल लगता है। अब कुछ क्लासिफिकेशन है जो हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशन में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इसमें आती है पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन, जिसको हम ऑक्सीडीमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा दोस्तों आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये जो होता है ये आयोडीन के वगैरह के लिए होता है। और तीसरा है हमारा डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। इसमें जो क्रोमियम आयंस होते हैं उनका यूज किया जाता है। इसके बाद है सेरीमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि सेरियम 4 आयंस के लिए होता है। और दोस्तों लास्ट है इसमें हमारा परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो इसमें हमारा जो MnO4 होता है माइनस, वो यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कॉमनली यूज होता है उन कंसंट्रेशंस के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। तो दोस्तों ये इसकी कुछ क्लासिफिकेशन थी, और आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली नहीं कुछ करना है। आप थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियली भी अगर ढंग से पढ़ लेंगे और उनके पॉइंट्स को याद कर लेंगे, तो आपको मोर देन सफिशिएंट है। अच्छे से इसको पढ़ लें। इसके बाद आता है हमारा दोस्तों एडवांटेजेस। तो जो हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन है इसकी कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि वर्सिटैलिटी, काफी जगह इसका यूज है बहुत सारे मेटल साइंस के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, रोडिंग एजेंट के लिए। फिर इसमें सेकंड है हाई एक्यूरेसी, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तीसरा है इसमें रिलेटिव सिंपलिसिटी, तो ये काफी सिंपल है, ज्यादा इक्विपमेंट्स और इनकी आवश्यकता नहीं होती है रिएजेंट्स की। चौथा है वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस, तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अलावा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में, एनवायरमेंटल जो मॉनिटरिंग होती है उसमें, और इस तरह के बहुत सारे कामों में इसका यूज है। फिर सिलेक्टिविटी इसकी काफी है, क्योंकि ये बहुत सारे जो टाइट्रेंट्स हैं और एनालाइट है उसमें अच्छे से यूज किया जाता है, काफी लार्ज क्वांटिटी पे इसका यूज है। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं दोस्तों, जैसे कि इसमें टाइट्रेशन कर्व शेप है। तो जो रोडेक्स टाइट्रेशन के शेप होती है, एग्जिबिट होती है, वो नॉन लीनियर टाइट्रेशन कर्व देखने को मिलती है। और इसमें होता क्यों है, क्योंकि इसमें मल्टीपल रेडॉक्स रिएक्शंस जो होती है वो हमें प्रेजेंस देखने को मिल जाती है उसमें कई बार, और इससे इसमें एरर जो है वो शो कर देता है। फिर दूसरा है इसमें सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो दोस्तों ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है इसमें ऐसे केमिकल्स का, रिएजेंट्स का यूज होता है जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शंस। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती है टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में, वो बहुत केयरफुली करने को होती हैं, अदरवाइज जो हमारा रिएक्शन है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा इनकी जो रिएक्शंस भी होती हैं वो काफी स्लो होती हैं। तो इनको बढ़ाने के लिए हमें कई बार जो एनालाइट होते हैं उनमें या टाइट्रेंट में कुछ रिएजेंट्स डालने पड़ते हैं या कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस।
तो हमारे जो एनालाइट होते हैं उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस देखने को मिल जाते हैं जो या तो कोलाइडल हो जाते हैं उसमें, या उसमें साइड रिएक्शंस हमें करा देते हैं, जिससे कि हमारा जो हाइड्रेशन है वो एक्यूरेट हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन है। तो दोस्तों इसमें जो चॉइस होती है इंडिकेटर की वो बहुत केयरफुली करनी पड़ती है, और बहुत टेस्टिंग के बाद ही हम उसे अप्लाई करते हैं, बार बार हम उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसका एप्लीकेशन उसमें किया जाता है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छे से याद करेंगे, और आपको अगर कोई डाउट डाउट है तो इसको आप रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके उसको सब्सक्राइब कर लें, और हमें लिखें आपको हमारा जो वीडियो वो कैसा लगा। इसके साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस और जो हम एमसीक्यूज की सीरीज तैयार कर रहे हैं वो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो थैंक्स